हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर्यन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो आज जो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट चल रही है उसका मैं 12वें नंबर का लेक्चर लेके आया हूं। इस 12वें नंबर के लेक्चर में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो बात करेंगे हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब सीएफएसई को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सीएफएसई, मतलब कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर होंगे जो सीएफएसई की वैल्यू को बढ़ाएंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो सीएफएसई की वैल्यू को घटाएंगे। इस सब के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो पहले मैं क्या करूंगा कि सीएफएसई को जितने भी फैक्टर प्रभावित करते हैं, इफेक्टिव करते हैं, उन सबको मैं लिख दूंगा। उसके बारे में देखो मैं बता देता हूं आपको। 6 फैक्टरों की बात करेंगे तो 6 फैक्टरों को मैं आप लोगों के लिख दूंगा। उसके बाद में एक एक टॉपिक पर, एक एक फैक्टर पर हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर होंगे जो सीएफएसई की वैल्यू को बढ़ाएंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो सीएफएसई की वैल्यू को घटाएंगे। ठीक है ना, तो करेंगे अपनी शुरुआत। ठीक है ना, क्लास लेने से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो अब बहुत कम टाइम में हम लोगों को, मेरा और आपका आमना सामना होने वाला है। किसका? ऐप पर, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही मैं क्लासेस ऐप पर चालू कर दूंगा। ठीक है ना, तो ऐप पर मेरा और आपका बिल्कुल आमना सामना होगा। मतलब जितनी भी ऐप पर जो क्लासेस लगेंगी वो पूरी लाइव क्लासेज होंगी। लाइव क्लासेज होंगी। आप लोगों के लिए टाइम टेबल बता दूंगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल क्या है, सेकंड ईयर का क्या है, थर्ड ईयर का क्या है, एमएससी प्रीवियस का क्या है, एमएससी फाइनल ईयर का क्या है, या आईआईटी जेईई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए टाइम टेबल सबके लिए बता दूंगा कि इतने टाइम टेबल पर या मतलब इतने बजे आपकी क्लासेज लगेंगी। लाइव क्लास लगेंगी, बिल्कुल लाइव क्लास होंगी। मेरा और आपका बिल्कुल आमना सामना होगा। ठीक है ना, अभी तो ये होता है कभी मैं आध घंटे का वीडियो डाल देता हूं, कभी 45 मिनट का। नहीं, अब जो क्लासेस लगेंगी लाइव क्लास, क्योंकि आपको पता है वहां पर तो पूरी पूरी चीजें कम से कम पूरी क्वालिटी से आएंगी। जैसे कि मतलब लेक्चर अपना कम से कम कितने, 1 घंटे का पूरा लेक्चर होगा। ठीक है ना, और मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो सबसे पहले आपको जो सिलेबस होगा, सबसे पहला अगर सिलेबस होगा तो केमिस्ट्री का ही होगा। आप लोगों के लिए बता दो, सबसे पहला मेरा सिलेबस होगा। जब तक ये पहले दूसरे पेपर में लगे रहेंगे ना, तब तक तो मैं तीनों पेपरों को कंप्लीट करके रिवीजन पे ले आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, पहले दूसरे पेपर में रगड़ रहे होंगे ये लोग, जब तक तो सिलेबस कंप्लीट करके मैं आपको रिवीजन पे ले आऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो मैं बीएससी और एमएससी 5 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 5 साल से अगर और सब्जेक्टों की कंपेयर में अगर नंबर 1 पर रिजल्ट रहता तो वो केमिस्ट्री का रहता है। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ के निकल गए उनके रिजल्ट को देखो सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में ही होंगे, और जो स्टूडेंट इस वक्त मेरे से पढ़ रहे हैं उनके रिजल्ट को देखो, उनके भी ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में होंगे। देख लेना आप लोग, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं उनके भी ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में ही है, और जो मेरे से पढ़ के चले गए उनके भी ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में। और अब जो पढ़ रहे हैं और आगे जो भी रिजल्ट आएगा, देख लेना आप लोग, जब आपका रिजल्ट आए, मार्कशीट हाथ में आए, तो देखना केमिस्ट्री के नंबर आपके अलग ही चमक रहे होंगे कंपेयर टू और सब्जेक्ट। ये देखना जब रिजल्ट आए, जब, ठीक है ना, रिजल्ट आए जब, आप लोग देख लेना केमिस्ट्री के नंबर अलग ही चमक रहे होंगे कंपेयर टू और सब्जेक्टों के। ठीक है ना, ये चीज आप अच्छी तरीके से जानते हो जिन स्टूडेंटों का रिजल्ट रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का तो आप मार्केट को देख ही रहे हो, सब पता लग रहा है कौन कैसा कर रहा है, कौन कैसा नहीं कर रहा है। ठीक है ना, सारी क्लास इतनी अच्छी चलेंगी हम लोगों की। जैसे कि आप लोग देखो मेरे लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 12 तक के जितने भी लेक्चर को आप अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है ना, ये सारी क्लासेज अपनी जिस पे होंगी वो लाइव क्लास होंगी ऐप के अंदर। ठीक है ना, तो आगे जो भी क्लासेज होंगी, जब भी ऐप के बारे में जो मुझे इंफॉर्मेशन देनी होगी मैं आपको दे दूंगा। अभी तो आपकी जो क्लासेज चल रही है यूट्यूब पे, आप अच्छी तरीके से इनको लीजिए। ठीक है ना, तो अब अपने टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं। टॉपिक क्या है कि सीएफएसई को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो बढ़ाएंगे और सीएफएसई को ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो घटाएंगे। तो एक काम करते हैं यार, पहले मैं 6 के 6 फैक्टर लिख देता हूँ। 6 फैक्टर लिखने के बाद फिर हम एक एक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो मैं 6 फैक्टरों को लिख रहा हूँ कि कौन कौन से फैक्टर सीएफएसई को बढ़ाते हैं और कौन कौन से फैक्टर सीएफएसई को घटाते हैं। तो देखो सुनो मेरी बात। पहला फैक्टर है अपना धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा अपना डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तीसरा जो है अपना, वो है अपना, तीसरा कौन सा है अपना, लिगेंड की प्रकृति। चौथा है अपना लिगेंड का आकार। चौथा कौन सा है? लिगेंड का आकार। ठीक है ना, 5वें नंबर का हमारा पॉइंट है वो है संकुलों की आकृति। और छठा पॉइंट है अपना संक्रमण श्रेणी, ट्रांजिशन सीरीज, संक्रमण श्रेणी। देखो ध्यान से समझते चलना। देखो पहला है हमारा, मैं पूरे 6 फैक्टर को बता देता हूं कौन कौन से फैक्टर है। पहला फैक्टर है धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल और मेटल आयन। ठीक है। दूसरा पॉइंट अपने डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स।
तीसरा अपने लिगेंड की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ लिगेंड, चौथा लिगेंड का आकार साइज ऑफ लिगेंड, पांचवा संकुलों की आकृति, संकुलों की आकृति मतलब शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो अपना पांचवा फैक्टर वो कौन सा है, शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स, और जो अपना छठा वो है संक्रमण श्रेणी मतलब ट्रांजिशन सीरीज। एक बार फिर देख लेना, 6 फैक्टर है, 6 फैक्टर कौन कौन से हैं, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, सामने लिखे देख लेना, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, दूसरा डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरा लिगेंड की प्रकृति, चौथा लिगेंड का आकार, पांचवा संकुलों की आकृति, ठीक है ना, पांचवा कौन सा संकुलों की आकृति, और छठा कौन सा अपना संक्रमण श्रेणी मतलब ट्रांजिशन सीरीज। चलो इस टॉपिकों की बात करते हैं, तो एक काम करते हैं, 6 फैक्टर तो हो गए, ठीक है ना। अब मैं बारी बारी से एक एक फैक्टर को ले लेता हूं, बारी बारी से एक एक फैक्टर का डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस से लेंगे जिससे अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो आप एक बार देखना लेक्चर को, अभी आप लोगों के 100% दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, पूरे फैक्टरों को ले लेते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर देख लेना, धातु या धातु आयन के ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल ऑफ मेटल आयन, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, लिगेंड की प्रकृति नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड का आकार साइज ऑफ लिगेंड, उसके बाद कौन है संकुलों की आकृति शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद कौन है संक्रमण श्रेणी मतलब ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना। मैं पहले फैक्टर की बात करता हूं, क्या धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट से जो रिलेशन सीएफएससी का होता है वो क्या होता है, समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। समानुपाती का मतलब क्या होता है भाई, समानुपाती का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि दो है, माना कि एक ये और एक ये, ठीक है ना, कोई भी दोनों है, ठीक है ना, और उनमें मैं समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बता रहा हूं, तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। भाई समानुपाती का मतलब यही तो होता है, ये फैक्टर बढ़ेगा तो ये फैक्टर भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि ये फैक्टर बढ़ेगा तो ये फैक्टर क्या होगा, घटेगा, या उल्टा बोल दो, ये फैक्टर बढ़ेगा तो ये फैक्टर क्या होगा, घटेगा। इस तरीके से ये रिलेशन होते हैं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी और डिस्कशन कर लेंगे जिससे कि और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले हम हेडिंग डालेंगे, हेडिंग के बाद जो हम एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे वो हम रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन से। देखो रिलेशन जरूरी है, सामने वाले की पहले नजर रिलेशन पर जाती है, और कॉमन सी बात है अगर आपका रिलेशन सही है तो कॉमन सी बात है अंदर जो चीज लिखोगे वो रिलेशन के बारे में तो लिखोगे। जैसे मैं बोल दूं कि सीएफएससी का रिलेशन धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था के क्या होगा, समानुपाती, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे कि धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर सीएफएससी के मान बढ़ते हैं, ये रिलेशन क्या होगा आपका समानुपाती मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक काम करता हूं मैं रिलेशन लिख देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि सीएफएससी का जो क्वेश्चन आता है ना लगभग 3 या 4 नंबर का आता है, 3-4 नंबर का आता है। तो आप लोग क्या करोगे कि पहले हेडिंग डाल दोगे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद 6 फैक्टरों को लिख देना, 6 फैक्टर लिख दिए, फिर बारी बारी से सबके बाद डिस्कशन कर देना। लेकिन रिलेशन का इसका यहाँ पर मेन रोल होगा। देखो नंबर लाने के भी तरीके होते हैं, सामने वाले को वो कोई चांस मत दो जो सामने वाला आपका नंबर काट सके। सर्वप्रथम हेडिंग डालने के बाद रिलेशन से ही शुरुआत करेंगे हम, जैसे कि हमने जब ऑक्टेहेड्रल टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर किए थे तो वहां पर हमने डायग्राम से शुरुआत की थी। क्यों की थी डायग्राम से, क्योंकि हम चाहते हैं कि एग्जामिनर हमारे डायग्राम को देखे, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने डायग्राम देख लिया तो नंबर वो थ्योरी को पढ़ने से पहले ही दे देगा, क्योंकि उसको पता डायग्राम सही है। तो कॉमन सी बात है डायग्राम अगर सही है तो थ्योरी में वो ही लिखा होगा जो डायग्राम के बारे में होगा। इसलिए देखो लिखने के भी एग्जाम में तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करना है मुझे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है जिससे कि हमारे पूरे में से पूरे नंबर आए। चलो करते हैं, तो मैं रिलेशन लिख देता हूं। तो देखो मैं रिलेशन लिख रहा हूं, फैक्टर कौन सा पहला, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। अब सुनो मेरी बात, रिलेशन हुआ इसका समानुपाती, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था समानुपाती किसको होती है, CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये बन गया आपका रिलेशन, हेडिंग हो गई, रिलेशन लिख दिया, सामने वाला खुश। क्यों खुश, क्योंकि उसको पता है रिलेशन बच्चे का बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, अब इस रिलेशन का मतलब क्या निकला, इस रिलेशन का मतलब ये निकला कि मेटल की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी CFSE के मान उतने ही ज्यादा होंगे। ध्यान से समझते चलना, देखो रिलेशन का मतलब यही है यहाँ पर कि मेटल की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी CFSE के मान उतने ही ज्यादा होंगे। एक दो मैं एग्जांपल ले लेता हूं और एक दो एग्जांपल में आपकी क्लियर कर देता हूं स्टोरी को, ठीक है ना। रिलेशन मैंने आपको लिख दिया, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक एग्जांपल लेने के साथ देखो एग्जांपल आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, एग्जांपल जो मैं लूंगा ना वो एग्जाम में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जो मैं लूंगा वो आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो मैं एक एग्जाम्पल यहां पर ले लेता हूं, देखो यहां पर ले लेता हूं, हर जगह है एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं मैं, FeH2O का
होल 6 प्लस के 3 और एक ले लिया FeH2 का होल 6 प्लस के 2। ठीक है ना। एक कॉम्प्लेक्स तो कौन होगा, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट दे देता हूं, नीचे वाले को कॉम्प्लेक्स सेकंड दे देता हूं। ध्यान से समझना, एक कॉम्प्लेक्स तो आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है और एक कॉम्प्लेक्स आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड। समझ गए होंगे। ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 3। अरे भाई सही है, H2 न्यूट्रल लिगेंड होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना जानते हो आप लोग। 6 इंटू 0 करने पर, क्योंकि वाटर पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो देखो 6 इंटू 0 करने पर 0 आता है। तो आप लोगों की जो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, प्लस के 3। मतलब यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 3। और नीचे वाले केस में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 2। मतलब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 3। और कॉम्प्लेक्स सेकंड में जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, प्लस के 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर रिलेशन क्या है, क्या धातु या धातु आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट किसके समानुपाती होती है, CF की। तो मुझे एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो मेटल पर चार्ज है वो कितना, प्लस के 3। और कॉम्प्लेक्स सेकंड में मेटल पर चार्ज कौन सा, प्लस के 2। तो इसका मतलब कॉमन सी बात है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के CF के मान ज्यादा होंगे कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स सेकंड के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है वहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स सेकंड के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 3। और कॉम्प्लेक्स सेकंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 2। और अब आ जाओ रिलेशन पे कि जितनी ज्यादा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी CF के मान उतने ही ज्यादा होंगे। बस ये चीज है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर CF के मान बढ़ते हैं, क्योंकि मेटल उनसे क्या करता है, ज्यादा रिपल्सन करता है। ज्यादा रिपल्सन करेगा तो कॉमन से देखो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी मेटल की तो वो लिगेंड से ज्यादा रिपल्सन करेगा, और अगर वो लिगेंड से ज्यादा रिपल्सन करेगा तो CF के मान बढ़ जाएंगे आप लोगों के। ठीक है ना। CF में किसको बोल रहा हूं, T2G और EG का जो गैप है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, CF, क्योंकि जब टक्कर मारते हैं तो टक्कर मारने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को ही आप क्या बोलते हो, CF, जो किससे शो करते हैं, T2G और EG के बीच के गैप को, उसी को तो CF बोलते थे हम लोग। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते थे, CF। चलो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। मैं मानता हूं पहला फैक्टर भैया आप लोगों को समझ में आ गया, क्या धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था समानुपाती CF। रिलेशन बन गया, साइड में कर दो, हो गया यार। एक एग्जांपल ले लेना, FeH2 को होल 6 प्लस 3 और FeH2 को होल 6 प्लस 2। ठीक है ना, क्या स्टोरी है वो अभी मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अब दूसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, पहला क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब समानुपाती हो गया ना। ठीक है, चलो दूसरे की बात करते हैं। अभी देख करते चलना, कोई लास्ट में एक साथ जब पॉइंटों को बोलेंगे ना तब आपके पूरे एक साथ क्लियर हो जाएंगे, सर आपने कौन कौन से पॉइंट बताए और कौन कौन से पॉइंट का क्या मतलब है। चलो करते हैं भाई, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है अपना, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। दूसरा फैक्टर अपना कौन सा, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो चलो उसकी कर लेते हैं। ये लो दूसरा फैक्टर है डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के जो रिलेशन होगा CF का वो होगा व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी मैं रिलेशन लिख देता हूं, उसके बाद में डिस्कशन करते हैं इस पे। तो देखो CF व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको गया, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। और रिलेशन को आप कर दो कोष्टक में बंद। ये लो रिलेशन आप लोगों ने कर दिया कोष्टक में बंद, CF व्युत्क्रमानुपाती डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात, इस रिलेशन का क्या मतलब निकला, इस रिलेशन का ये मतलब निकला कि भाई समानुपाती का मतलब तो क्या होता है, ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। और व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या उल्टा बोल दो, ऊपर वाला बढ़ेगा तो नीचे वाला घटेगा। जैसे कि मैंने बोला है डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब CF व्युत्क्रमानुपाती डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, CF इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कि डी के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे CF के मान उतने ही कम होंगे, क्योंकि डी की इलेक्ट्रॉनों की संख्या के CF क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। एक बार फिर सुन लो भैया, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर CF के मान घटते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिलेशन तो हो ही गया अपना। पहला रिलेशन क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा रिलेशन क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वहां पर भी हमने एग्जांपल लिए थे, यहां पर भी एग्जांपल ले लेते हैं जिससे स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन सा एग्जांपल में देखते हैं CF की वैल्यू को बढ़ाएंगे और कौन से देखते हैं जो CF की वैल्यू को घटाएंगे। चलो ले लेता हूं एग्जांपल, देखो फिर यहीं पर ले लेता हूं एग्जांपल। एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले लिया CO, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले लिया COH2O का होल 6 प्लस के 3। ठीक है, एक ले लिया मैंने COH2O का होल 6 प्लस के 2। आप सुनो मेरी बात ध्यान से समझना,
COH2 को होल 6 प्लस के 3 और एक हो गए COH2 को होल 6 प्लस के 2। अभी दोनों के अंदर डी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट कर लेते हैं। ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में डी के इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं और नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में डी के इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। जिसके पास डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके CFSE के मान कम होंगे। चलो तो करते हैं कैलकुलेट। तो देखो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 3। अरे भैया कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, प्लस के 3। यहाँ पर जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है कितने, प्लस के 3। डी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करते हैं। तो मुझे एक बात होता है यार, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27 ही तो होता है भाई। 27 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो, AR18 फिर क्या लिखते हो 3D7 और 4s2 हुए ना। 18 और 2 20 और 7 कितने होते हैं 27। लेकिन आप लोगों को पता है यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। तो देखो 2 तो किसके चले गए, एस के, और 1 इलेक्ट्रॉन किसका चला गया, डी का। मतलब अब डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 3D6। मतलब डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे हैं। ठीक है, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 2। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 2। तो आप 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दो। 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दोगे तो डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 7। मतलब यहाँ पर जो डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3D7। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे हैं और नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। और अब आ जाओ रिलेशन पे कि जिसमें डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे CFSE के मान उसके कम होंगे। इसका मतलब बात समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स ये ऊपर वाला है, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, मतलब ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स के CFSE के मान ज्यादा होते हैं कंपेयर टू नीचे वाले कॉम्प्लेक्स के, सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स के। क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसके पास डी के पास इलेक्ट्रॉन कितनी अच्छे है, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स के पास डी इलेक्ट्रॉन कितनी अच्छे है और नीचे वाले के पास कितने 7। तो मैंने क्या बात बोली है कि डी के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर CFSE के मान घटते हैं। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई। इसका मतलब जिसके में 6 इलेक्ट्रॉन है उसके CFSE के मान ज्यादा होते हैं और जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके पास CFSE के मान कम होते हैं। आपस में कंपेयर करने पर माना कि इसका कंपटीशन किसी ऐसे के साथ करवा दिया जिसके डी में 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमन सी बात है फिर इसके कम हो जाएंगे, 5 वाले के ज्यादा हो जाएंगे। भाई सही है ना, डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर ही तो CFSE के मान घट रहे हैं, क्योंकि रिलेशन क्या हो रहा है आपका व्युत्क्रमानुपाती। तो आगे ना आप लोगों को समझ में, कॉम्प्लेक्स जो ऊपर वाला है ना इसके CFSE के मान ज्यादा होते हैं और कॉम्प्लेक्स जो नीचे वाला इसके CFSE के मान कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्यों ज्यादा होती है, अभी आपको रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी का आप रिलेशन देख लेना। ठीक है ना। तो अब आपके फैक्टर कितने हो गए, 2। पहला फैक्टर, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था समानुपाती CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइड में करो। दूसरा CFSE व्युत्क्रमानुपाती डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर CFSE के मान घटते हैं। ठीक है, कितने फैक्टर हो गए, 2। चलो मैं तीसरे फैक्टर की बात करता हूं। ठीक है, तीसरे फैक्टर की बात करता हूं। तीसरा जो अपना फैक्टर होगा वो फैक्टर अपना कौन सा होगा, तीसरा फैक्टर होगा वो होगा लिगेंड की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ लिगेंड। चलो कर लेते हैं उसके बारे में बात। लिगेंड की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ लिगेंड। तीसरा फैक्टर है लिगेंड की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है ना, तीसरा फैक्टर कौन सा, लिगेंड की प्रकृति। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ यार, लिगेंड की प्रकृति कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से। या तो लिगेंड आपका प्रबल होता है या लिगेंड आपका दुर्बल होता है। मतलब या तो लिगेंड आपका स्ट्रांग होता है और या लिगेंड आपका वीक होता है। अरे भाई लिगेंड की जो प्रकृति 2 टाइप की तो होती है। अब तक हमने 2 टाइप की तो लिगेंड पढ़े हैं, या तो आपका लिगेंड स्ट्रांग होगा या फिर आपका लिगेंड कौन होगा, वीक। अब सुनो मेरी बात, ये चीज के बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके। क्या प्रबल लिगेंड होने पर CFSE के मान बढ़ेंगे और दुर्बल लिगेंड होने पर CFSE के मान घटेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हो प्रबल लिगेंड होगा वो जोर की टक्कर मारेगा तो T2G और EG का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं दुर्बल लिगेंड की तो नाम से ही पता लग रहा है दुर्बल, वीक लिगेंड, उसकी टक्कर थोड़ी कमजोर मारेगी। जो T2G EG का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम। तो कॉमन सी बात है CFSE के मान क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक बार फिर सुन लेना, प्रबल लिगेंड होने पर CFSE के मान बढ़ते हैं क्योंकि T2G और EG का डिफरेंस क्या हो जाता है, ज्यादा है। और भैया T2G और EG के डिफरेंस को ही तो मैं CFSE बोल रहा हूं। ये गैप जितना ज्यादा होगा CFSE के मान उतने ही ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये निकला कि प्रबल लिगेंड के केस में CFSE के मान ज्यादा होते हैं और दुर्बल लिगेंड के केस में CFSE के मान कम होते हैं। और इसका रीजन हमारे पास क्या है, रीजन ये है कि भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब टक्कर मारने के लिए जाएगा तो जोर की टक्कर मारेगा तो गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो CFSE के मान बढ़ जाएंगे। और दुर्बल लिगेंड जब टक्कर मारने जाएगा मेटल की 5d ऑर्बिटल को तो उसकी जो टक्कर होगी वो दुर्बल होगी,
वीक टक्कर हुई, वीक टक्कर होगी तो T2 जो और AG का डिफरेंस थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा कम रहेगा तो कॉमन सी बात है CFSC की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यार, सीधा सा फैक्टर है आप लोगों की, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। तो इसको इस तरीका से भी बोल सकते हो कि प्रबल लिगेंड समानुपाती CFSC, बिल्कुल सही बात है। लिगेंड जितना ज्यादा प्रबल होगा CFSC के मान उतने ही ज्यादा होंगे, और दुर्बल लिगेंड विक्रमानुपाती CFSC, मतलब लिगेंड दुर्बल होने पर CFSC के मान घटते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टक्कर उसकी क्या बनेगी, दुर्बल होगी टक्कर, तो गैप क्या हो जाएगा उसके बीच में कम, जिससे CFSC की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, एक एग्जांपल में इसकी भी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल इसका क्या है, देखो ध्यान से समझना। मैंने ले लिया COCN का होल 6, यहां पर ले लिया मैंने -3, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया COF6, यहां पर भी ले लिया मैंने -3। अब देखो ध्यान से समझना, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हो गया आपका, और ये नीचे वाला हो गया कॉम्प्लेक्स सेकंड। ध्यान से समझो आप लोग, दोनों कॉम्प्लेक्सों के अंदर देखो मेटल कॉमन है, बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में भी देखो यहाँ पर कौन है, कोबाल्ट है, और नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में भी देखो आप लोगों को पता दोनों जगह कोबाल्ट है। तो यहाँ पर मेटल तो बैरी नहीं कर रहा है, लेकिन बैरी कौन कर रहा है, लिगेंड, क्योंकि केस में किसका बता रहा हूँ, लिगेंड का बता रहा हूँ भाई, प्रबल और दुर्बल लिगेंड की तो बात करें, मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो ऊपर वाले केस में ये कौन CN आप लोगों के लिए बता रखा है भैया, CN प्रबल लिगेंड होता है, और आपको पता फ्लोरीन एक दुर्बल लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है। तो देखो इस वाले केस में CFSC के मान क्या होंगे, ज्यादा, क्योंकि आपका लिगेंड प्रबल है, और नीचे वाले केस में या कॉम्प्लेक्स सेकंड में CFSC के मान कम होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है F कौन है, दुर्बल लिगेंड। मैं प्रबल और दुर्बल लिगेंडों को एक बार फिर लिख देता हूं। देखो आपके जो प्रबल लिगेंड थे वो कौन से थे, मैंने पहले बार कर चुका हूं उन पे बात। प्रबल लिगेंड थे वो कौन कौन से, अपने COCN, NO2 और NH3, ये अपने कौन से लिगेंड थे, प्रबल। मैं बात करता हूं दुर्बल लिगेंडों की। तो दुर्बल लिगेंड थे आपके H2O, F, Cl, Br और I, ये आपके कौन से लिगेंड है, दुर्बल, और ये वाले लिगेंड कौन से आपके प्रबल। तो देखो यहाँ पर Cl कौन सा, प्रबल लिगेंड है, तो CFSC के मान क्या हो जाएंगे, ज्यादा, और यहाँ पर F कौन है, दुर्बल लिगेंड है, तो कॉमन सी बात है CFSC के मान क्या हो जाएंगे, कम। कम क्यों हो जाएंगे और ज्यादा क्यों हो जाएंगे, ये रीजन मैंने आप लोगों के लिए दे दिया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा फैक्टर भी आपका क्लियर है, ठीक है। तीसरा फैक्टर कौन सा हो गया, लिगेंड की प्रकृति, ठीक, लिगेंड की प्रकृति क्या है क्या नहीं है एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कितने फैक्टर हो गए, 3। देखो बारी बारी से बार बार हम तीनों फैक्टर को बोलेंगे, जितने भी फैक्टर कराएंगे उनको बोलेंगे। लास्ट में जब मैं बताऊंगा ना, आउटलाइन बताऊंगा, तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल टिप्सों पर बोल दोगे सर 6 फैक्टर ये बताए, और 6 फैक्टरों का मतलब क्या है ये भी देख लो आप लोग, ठीक है ना। तो देख सुनो, पहला कौन सा था, धातु या धातु आयन की ऑक्सीजन अवस्था रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा कौन सा था अपना, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उससे रिलेशन था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। और तीसरे के अंदर जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है लिगेंड की प्रकृति समानुपाती लिगेंड की प्रबलता, लिगेंड की प्रकृति समानुपाती लिगेंड की प्रबलता, मतलब प्रबल लिगेंड समानुपाती CFSC और दुर्बल लिगेंड व्युत्क्रमानुपाती CFSC। ये फैक्टर है, अच्छी तरीके से आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में CFSC के मान ज्यादा हो जाएंगे, और वीक लिगेंड के केस में CFSC के मान कम हो जाएंगे। कितने फैक्टर हो गए, 3। चलो चौथे फैक्टर की बात करते हैं। तो चौथे फैक्टर की बात कर लो भैया, जो आपका चौथा फैक्टर है वो कौन है, लिगेंड का आकार, मतलब साइज ऑफ लिगेंड, लिगेंड का आकार मतलब साइज ऑफ लिगेंड। चलो पढ़ लेते हैं। उसके बाद शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना। तो मैं चौथे फैक्टर की बात कर लेता हूं, लिगेंड का आकार, साइज ऑफ लिगेंड, लिगेंड का आकार। आप सुनो भैया, पहले तो मैं रिलेशन लिख देता हूं, लिगेंड के आकार के CFSC क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। ये होगा लिगेंड का आकार, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे कम कैसे ज्यादा। लिगेंड का आकार, ठीक है ना। इससे जो CFSC का रिलेशन होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये हुआ कि लिगेंड का जितना बड़ा आकार होगा CFSC के मान उतने ही कम होंगे। तो मैं एक काम करता हूं, किसी एक फैमिली को टारगेट कर लेता हूं। देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात है, बोलूंगा मैं किसी एक फैमिली को टारगेट कर लेता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं हेलोजन फैमिली को टारगेट कर लेता हूं। हेलोजन फैमिली के बेस पर मैं आपको ये अच्छी तरीके से बता दूंगा। तो आपको पता है हेलोजन फैमिली में कितने होते हैं मेंबर, 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आपको पता है यहाँ पर सबसे बड़ा जो साइज होता है वो किसका होता है, आयोडीन का। देखो आकार का जो क्रम होता है, साइज का जो क्रम होता है वो हेलोजन फैमिली में ये होता है, आयोडीन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है ब्रोमीन, फिर कौन होता है, क्लोरीन, और सबसे छोटा आकार किसका होता है, फ्लोरीन का। ध्यान से समझना चीजों को। मैं ये बोल रहा हूं कि जो अपना लिगेंड का आकार है उसका रिलेशन CFSC से क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये निकला कि लिगेंड का जितना बड़ा आकार होगा CFSC के मान उतने ही
कम होंगे, या लिगेंड का छोटा आकार होगा तो CFSE के मान ज्यादा होंगे, क्योंकि रिलेशन यहाँ पर क्या हो रहा है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वित्तकमानुपाती। कैसे? इधर देखो, हैलोजन फैमिली को टारगेट करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है हैलोजन फैमिली में आयोडीन का आकार बड़ा क्यों होता है? क्योंकि खूब जानते हो पीरियोडिक टेबल में ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप पता है टॉप से बॉटम की ओर जाने पर साइज आपको पता है इंक्रीज होता है मतलब बढ़ता है, टॉप से बॉटम की ओर जाने पर साइज इंक्रीज होता है मतलब बढ़ता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आकार कौन होगा? आई का, फिर Br का, Cl का, फिर कौन होगा? F का। और आपको पता पूरी हैलोजन फैमिली के जो चारों मेंबर है वो चार के चारों लिगेंड होते हैं, क्योंकि आप एक चीज भूल रहे हो, सबके पास कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। और मैंने लिगेंड की पहले ही पहचान बता दी कि या तो लिगेंड पर माइनस चार्ज होगा या फिर लिगेंड पर क्या होगा? लोन पेयर। क्योंकि माइनस चार्ज होगा, लोन पेयर होगा, तभी तो वो मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। अरे भाई, उन सबको हम लिगेंड बोलते हैं जो सामने वाले को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सुनो मेरी बात ध्यान से, उन सबको हम लिगेंड बोलते हैं जो सामने वाले के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं या सामने वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि माइनस के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर वाला भी आपको होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस वाला आपको पता है लिगेंड नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग जानते हो कि प्लस वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर सकता। अब कभी कभी सुना है सर लिगेंड तो पॉजिटिव वाले भी तो होते हैं, पॉजिटिव वाले, लेकिन वो किस केस में होते हैं कि भाई अगर दो सेंट्रल एटम है तो एक पर पॉजिटिव हो गया तो लिगेंड तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन सामने वाले पर अगर लॉन पेयर तो उसको डोनेट कर सकता है। कैसा? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखो NH2 और यहां पर लिख दिया मैंने NH3+। तो आपको पता है ये लिगेंड कौन सा हो गया आपका? प्रबल आपका ये लिगेंड कौन सा हो गया? कैटायनिक लिगेंड हो गया, मतलब धनायनिक लिगेंड हो गया। तो आप लोगों को पता है कि ये यहां से तो डोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, कहां से डोनेट करेगा? लेकिन इसके पास लॉन पेयर है, इससे तो डोनेट कर सकता है। तो बस इनको बोलते हैं कैटायनिक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड बोलते हो आप जिनको, ठीक है ना? कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि सर कैटायनिक भी तो होते जरूर है लेकिन वो डोनेट नहीं करते, उनसे जो जुड़ा होता है वो डोनेट करता है। आगे नहीं मेरी बात समझ में? तो इसलिए मैं इन चीजों क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपके लिए ये शो करना चाहता हूं कि हैलोजन फैमिली के जो चारों मेंबर होते हैं वो चार के चारों मेंबर लिगेंड होते हैं, क्योंकि सबके पास माइनस चार्ज होता है। इसको क्या बोलते हो? I-, इसको क्या बोलते हो? Br-, इसको क्या बोलते हो? Cl-, उसको क्या बोलते हो? F-। सबके पास माइनस चार्ज है, इसका मतलब सब कौन है? लिगेंड है। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि किसके CFSE के मान ज्यादा होंगे, किसके सबसे कम होंगे। तो देखो आपको पता है आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसके CFSE के मान चारों में सबसे कम होंगे, और फ्लोरीन का आकार छोटा होता है इसलिए इसके CFSE के मान क्या होंगे? ज्यादा। क्योंकि फ्लोरीन का छोटा आकार होगा तो देखो समझना, फ्लोरीन का छोटा आकार होगा तो मेटल के ज्यादा पास होगा, और मेटल के अगर ज्यादा पास होगा तो रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा। और आप लोगों को पता अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो CFSE के मान बढ़ते हैं, क्योंकि रिपल्सन CFSE की वैल्यू को इंक्रीज करती है मतलब बढ़ाती है। एक बार फिर सुन लेना भैया, यहां पर फ्लोरीन का छोटा आकार होगा, फ्लोरीन का छोटा आकार होगा तो मेटल की जो ऑर्बिटल होंगी उनको ये ज्यादा रिपल्सन महसूस करेगा, और अगर ज्यादा रिपल्सन महसूस करेगा तो CFSE की वैल्यू को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। जबकि ये जिनके लिगेंड के साइज बड़े होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, रिपल्सन कम करते हैं, रिपल्सन कम करते हैं तो कॉमन सी बात है CFSE की वैल्यू को क्या करते हैं? घटा देते हैं। ये केस किसका हो जाएगा? आयोडीन का। तो हैलोजन फैमिली के अंदर 4 मेंबर होते हैं, सबसे ज्यादा CFSE की वैल्यू किसकी होती है? फ्लोरीन वाले की, और सबसे कम CFSE की वैल्यू किसकी होती है? आयोडीन वाले की। क्यों कम होती है, क्यों ज्यादा होती है? आपके लिए रीजन दे दिया, क्योंकि CFSE का रिलेशन लिगेंड के आकार की क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। लिगेंड का जितना बड़ा आकार CFSE के मान उतने ही कम। तो इस तरीके से अपने कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर समझ लो। पहला धातु या धातु आयन की ऑक्सीजन अवस्था समानुपाती CFSE, दूसरा D इलेक्ट्रॉनों की संख्या व्युत्क्रमानुपाती CFSE, तीसरा प्रबल लिगेंड समानुपाती CFSE और दुर्बल लिगेंड व्युत्क्रमानुपाती CFSE, चौथा क्या CFSE व्युत्क्रमानुपाती लिगेंड का आकार। 4 फैक्टर हो गए। 5वें फैक्टर की बात करते हैं, फिर 6ठे फैक्टर की बात करते हैं, फिर एक बार इनकी आउटलाइन देख के इस टॉपिक का फिनिश करते हैं। चलो ठीक है, तो मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना? कौन से फैक्टर की बात करते हैं? कौन से फैक्टर की बात करते हैं? 5वें फैक्टर की बात करते हैं। 5वां फैक्टर आपकी संकुलों की आकृति, मतलब शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुलों की आकृति, शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स। चलो कर लेते हैं उसकी भी बात। देखो भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, अगला फैक्टर अपने 5वें नंबर का संकुलों की आकृति, संकुलों की आकृति मतलब शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुलों की आकृति। अब इस चीज को ध्यान से समझना। देखो आप लोगों को पता है अब तक हमने BBT थ्योरी और CFT थ्योरी, 2 थ्योरी पढ़ी है, और आपको पता है 3 प्रकार की शेप आई थी अपनी। एक तो आई थी अष्टफल की है, ठीक है ना, एक आई थी चतुष्फल की है,
और एक आई थी वर्गाकार समतलीय, मतलब एक ऑक्टाहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल और एक क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। इनकी जब हमने स्प्लाइटिंग पढ़ी थी, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। इनकी जब हमने स्प्लाइटिंग पढ़ी थी तो आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा इन तीनों के अंदर जो CFSE के मान होंगे वो किसके होंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर इजी कक्षा का क्या हो जाता, विभाजन हो जाता, जिससे कि गैप और भी ज्यादा हो जाता। बात समझ में आई नहीं आई? अरे भाई अष्टफलकी के अंदर तो क्या होता था, इजी की एनर्जी सेम होती भाई, dx स्क्वायर टू वाई स्क्वायर dz स्क्वायर की एनर्जी सेम होती थी, लेकिन वर्गाकार समतलीय संकुल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इजी कक्षा का विभाजन हो जाता, जिससे कि गैप और भी ज्यादा हो जाता। और हम यही तो समझा रहे हैं कि T2G और EG का गैप जितना ज्यादा होगा CFSE के मान उतने ही ज्यादा होंगे, इसलिए अष्टफलकीय संकुलों के कंपेयर में जो वर्गाकार समतलीय संकुल होते हैं उनके CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी, और ज्यादा क्या है, तीनों के कंपेयर में वो ज्यादा होंगे, मतलब दोनों के कंपेयर में कैसे, सबसे ज्यादा जो CFSE की वैल्यू होगी वो होगी डेल SP स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद होगी डेल O और सबसे कम होगी डेल T। एक बार तीनों को फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो ध्यान से समझना, आप लोगों को पता है, पहले मैं दोनों का कंपटीशन कर देता हूं, डेल SP को डेल O का कंपटीशन कर देता हूं, फिर उसके बाद डेल O और डेल T का कंपटीशन कर देंगे। देखो मैं बात कर लेता हूं पहले डेल SP की, ठीक है ना, नहीं डेल O की कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, फिर उसके बाद SP का आएंगे। देखो डेल O मतलब ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, तो सपोज करो ऑक्टाहेड्रल में गैप इतना है, सपोज करो गैप इतना है, ठीक है ना। अब आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में गैप इतना है, लेकिन जब मैं वर्गाकार समतलीय संकुल की बात करता हूं तो वर्गाकार समतलीय संकुल में इजी कक्षा का क्या हो जाता, विभाजन हो जाता, स्प्लाइटिंग हो जाती, स्प्लाइटिंग हो जाती, तो कॉमन सी बात है गैप थोड़ा और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इजी कक्षा का क्या हो गया, विभाजन हो गया। पहले तो इजी कक्षा यहां तक थी ऑक्टाहेड्रल में, लेकिन जैसे वर्गाकार समतलीय संकुल लिया तो इजी कक्षा का विभाजन हो गया, विभाजन हो गया मतलब थोड़ा और गैप हो गया, और गैप हो गए तो कॉमन सी बात है CFSE के मान क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब डेल SP और डेल O के कंपेयर में डेल SP की CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कंपटीशन करते हैं डेल O और डेल T के बारे में, कैसे कि भाई डेल O के CFSE के मान डेल T से ज्यादा होते हैं, क्यों? अरे भाई किस बेस पे बोल रहे हो आप, चलो इसकी बात तो समझ में आ गई, इसका रीजन तो आपने दे दिया कि भाई आपने बोल दी कि भाई स्प्लाइटिंग हो जाती है, मतलब आपने डेल SP का रीजन दे दिया स्प्लाइटिंग, स्प्लाइटिंग होने की वजह से वो गैप ज्यादा हो जाता। तो चलो इस बात को हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू तो ज्यादा होगी दोनों के कंपेयर में, ठीक है, किसकी, CFSE की। लेकिन आप डेल O की वैल्यू डेल T से ज्यादा बता रहे, क्यों? और आप बता रहे तो उसका रीजन दो कि भाई किस बेस पर आप बोल रहे हो कि डेल O की वैल्यू डेल T से ज्यादा होती है। तो सुनो भैया ध्यान से समझना अब इस बात को, मैं ये बोल रहा हूं कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यादातर केसों में प्रबल लिगेंड के साथ बनते हैं, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यादातर दुर्बल लिगेंडों के केस में बनते हैं। एक बार फिर सुने ना, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यादातर प्रबल लिगेंडों के केस में बनते हैं, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यादातर दुर्बल लिगेंडों के केस में बनते हैं। तो यार कॉमन सी बात है, जो ज्यादातर प्रबल लिगेंडों के केसों में बन रहे हैं तो उनका गैप तो वैसे ही क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू किसके, जो दुर्बल लिगेंड, क्योंकि दुर्बल लिगेंड कैसी टक्कर मारते हैं ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू टेट्राहेड्रल से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल प्रबल लिगेंडों के केस में बनते हैं ज्यादातर केसों में, और जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो दुर्बल लिगेंडों के केस में बनते हैं ज्यादातर केसों में। इसलिए डेल O की वैल्यू डेल T से क्या होगी, ज्यादा, किस केस में, CFSE के में। तो कंप्लीट बात ये निकल के आई थी कि CFSE की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में होगी, डेल SP में होगी, उसके बाद में किस में होगी, डेल O में होगी, और सबसे कम किस में होगी, डेल T में। तीनों के मैंने रीजन दे दिए। इसका रीजन मैंने स्प्लाइटिंग बता दिया, विभाजन बता दिया, गैप ज्यादा हो गया। इसका रीजन मैंने क्या बता दिया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग लिगेंडों के केस में ज्यादा बनते हैं तो गैप ज्यादा होगा, और टेट्राहेड्रल का ये बोला कि ये वीक लिगेंडों के केस में ज्यादा बनते हैं, तो वीक लिगेंडों के केस बनने की वजह से इनका गैप क्या होगा, कम, इसलिए इनकी वैल्यू दोनों के कंपेयर में सबसे कम होगी, किसकी, CFSE की। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो मैंने आपको फैक्टर बता दिए वो कितने फैक्टर बता दिए, 5 फैक्टर। संकुल की आकृति की बात हमने कर ली। अगली बात सुनिए, डेल SP, डेल O और डेल T क्या है क्या नहीं है सब कुछ बता दिया, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की बात करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, खत्म, ठीक है ना। तो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है आपका संक्रमण श्रेणी, ट्रांजिशन सीरीज। लास्ट पॉइंट है आपका संक्रमण श्रेणी मतलब ट्रांजिशन सीरीज, संक्रमण श्रेणी मतलब ट्रांजिशन सीरीज। चलो कर लेते हैं उसकी भी बात। देखो भाई 6 नंबर का पॉइंट है संक्रमण श्रेणी मतलब ट्रांजिशन सीरीज, संक्रमण श्रेणी मतलब ट्रांजिशन सीरीज। अब आप लोगों को पता है ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंटों को बोलते हैं भाई। ट्रांजिशन एलिमेंट हम किनको बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंटों को बोलते हैं, ठीक है ना। या संक्रमण तत्व हम किनको बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंटों को बोलते हैं। और डी की कितनी सीरीज होती है, 4 सीरीज होती हैं,
3D, 4D, 5D और 6D। लेकिन आपको पता मैं केवल 3 सीरीज की बात करता हूँ, 3D की करता हूँ, 4D की करता हूँ, 5D की करता हूँ। 6D की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लोग जानते हो कि 6D के जो एलिमेंट है वहां तक अभी तक हमारे सही तरीका से तत्व या एलिमेंट नहीं पहुंचे। अपने जो सही तरीका से तत्व पहुंचे ना वो 3D के, 4D के और 5D के, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल में 3D, 4D और 5D कैसा अरेंजमेंट रहती है मैं लिख देता हूँ। देखो आप लोगों को पता है 3D इस तरीका से होती है, ठीक है ना, 4D उसके नीचे होती है और 5D सबसे नीचे होती है। मतलब यहाँ पर 3D इस तरीके ऊपर होती है, उसके नीचे कौन होती है 4D और सबसे नीचे कौन सी होती है 5D। अब आप लोगों को पता है जो 3D सीरीज होती है वो कहां से चालू होती है 21 से 30 से, 4D सीरीज 40 कहां से होती है 39 से लेकर 48 और 5D सीरीज कहां से होती है 57 पे 72 से लेकर 80 तक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से समझना, 3D, 4D और 5D पीरियोडिक टेबल में ये तो 3D हो गई, ये 4D हो गई और ये कौन सी हो गई आपकी 5D। अब आप लोगों को पता है क्या ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मतलब टॉप से बॉटम की ओर जाने पर साइज बढ़ता है। देखो ये देखो टॉप से बॉटम की ओर जाने पर आपको पता है साइज बढ़ता है, मतलब साइज इंक्रीज होता है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या मेटल का जितना बड़ा आकार होगा, कॉमन सी बात है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर साइज बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो आपको पता है जैसा साइज बढ़ेगा तो मेटल की जो ऑर्बिटल है वो CFSE की वैल्यू को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे कि सबसे ज्यादा CFSE की वैल्यू को बढ़ाएगी 5D सीरीज, उसके बाद में बढ़ाएगी 4D सीरीज और सबसे कम बढ़ाएगी 3D सीरीज। एक बार फिर समझा देता हूं, देखो भैया ध्यान से समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि डी की कितनी सीरीज होती है, 3 सीरीज होती है, 3D, 4D और 5D। 6D की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने ये बोला है कि 5D सीरीज वाले एलिमेंट होते हैं वो CFSE की वैल्यू को सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं, उसके बाद कौन से बढ़ाते हैं 4D के, और सबसे कम कौन बढ़ाते हैं 3D के। मतलब सबसे ज्यादा कौन से बढ़ाते हैं 5D वाले और सबसे कम कौन बढ़ाते हैं 3D वाले। लेकिन क्यों, तो इसका रीजन ये होता है कि भाई जब हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा आकार किसको हो गया 5D वालों का। तो मेटल का जितना बड़ा आकार होगा CFSE के मान उतने ही ज्यादा होंगे। और अब मैं इसका कंक्लूजन निकालता हूं, क्या कंक्लूजन निकालता हूं कि यार एक बात बताओ मुझे, मेटल और लिगेंड से आपको पता है कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। और अभी मैंने लिगेंडों के बारे में क्या बोले थे कि लिगेंड का छोटा आकार होगा तो CFSE के मान ज्यादा होंगे, और मेटल का बड़ा आकार होगा तो CFSE के मान ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये निकला कि CFSE के मान कौन से केस में ज्यादा होंगे कि मेटल का तो बड़ा आकार होना चाहिए और लिगेंड का छोटा साइज होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो वहां पर CFSE के मान ज्यादा होंगे, क्योंकि लिगेंडों के आकार में आपने यही तो पढ़ा था कि लिगेंड अगर छोटा होगा तो CFSE के मान ज्यादा होंगे। और मेटल के केस में आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि मेटल का बड़ा आकार होगा तो CFSE के मान क्या होंगे ज्यादा। इसलिए 5D वाले जो ट्रांजिस्टर सीरीज होती है 5D वाले एलिमेंट वो CFSE के मान को सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं, उसके बाद में कौन बढ़ाते हैं 4D वाले, सबसे कम कौन से बढ़ाते हैं 3D वाले। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। इसका मतलब 5D, 4D और 3D। किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैंने कोई भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ी। और कुल मिलाकर आप लोगों के लिए मैंने कितने फैक्टर करवा दिए इस वक्त, जो मैंने आपको फैक्टर करवा दिए वो करवा दिए भाई, मैंने कितने फैक्टर करवा दिए इस वक्त, जो मैंने आपको फैक्टर करवा दिए वो पूरे के पूरे फैक्टर हमारे कितने हो गए 6 फैक्टर हो गए। एक बार 6 फैक्टरों के फिर मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। 6 फैक्टर को बता देता हूं। पहला फैक्टर कौन सा था, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था रिलेशन समानुपाती। दूसरा डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती। तीसरा लिगेंड की प्रकृति रिलेशन 1 से तो समानुपाती और 1 से व्युत्क्रमानुपाती। प्रबल लिगेंड के समानुपाती CFSE और दुर्बल लिगेंड के व्युत्क्रमानुपाती। चौथा लिगेंड का आकार और लिगेंड के आकार के CFSE क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती। पांचवा कौन सा गया, क्या पांचवा कौन सा गया संकुलों की आकृति, मतलब शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिनमें सबसे ज्यादा किसके थे डेल SP के थे, उसके बाद डेल O के थे और सबसे कम किसके थे डेल T के। क्यों होते हैं क्यों नहीं होते सब कुछ बता दिया। और लास्ट वाले फैक्टर में ये बताया संक्रमण श्रेणी मतलब ट्रांजिस्टर सीरीज, उसमें सबसे ज्यादा किसको होते हैं 5D वाले के, उसके बाद में किसको होते हैं 4D वाले को, सबसे कम CFSE की वैल्यू कौन बढ़ाते हैं 3D वाले, ठीक है ना। ये पूरे का पूरा आपका कॉन्सेप्ट है। इनको बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ CFSE, मतलब CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। आप सुनो मेरी बात ध्यान, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई CFSE को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए या CFSE को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, तो आपको क्या करना है। अब लिखने का तरीका बता देता हूं कि आप एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। हेडिंग डाल देना, जो भी आपको क्वेश्चन बनना है वो लिख देना क्वेश्चन, फिर हेडिंग डाल देना क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ CFSE, ठीक है ना, लिख दिए। उसके बाद 6 फैक्टरों को लिख दो, जैसे कि सामने वाला जब देखे तो 6 पर नजर जाए तो उसके एक बात क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे ही आपने हेडिंग डाली 6 फैक्टर लिख दिए, वो वहीं पर पॉजिटिव हो, वो क्यों पॉजिटिव हो गए, क्योंकि उसको पता है 6 के 6 इसने लिख दिए पॉइंट, तो पहले वो पॉइंट को पढ़ लेगा। उसके बाद आप पहली हेडिंग डाल देना धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, और शुरुआत किससे करोगे रिलेशन से, क्योंकि रिलेशन सही है तो वो आपकी अंदर की कॉपी नहीं देखेगा, क्योंकि रिलेशन उसको पता है कि अगर रिलेशन बच्चे ने सही कर दिया तो आप भी इस चीज को जानते हो कि भाई अगर हमारा रिलेशन सही है तो हम कॉपी में वो चीज तो लिखेंगे जो रिलेशन
ऑक्सीडेशन में अगर समानुपाती है तो उसका मतलब हम ऐसे ही तो लिखेंगे कि मेटल की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी CFSE के मान उतने ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो रिलेशन लिख देना, फिर थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख देना और एग्जाम्पल लिख देना, फिर ऐसे कर देना 6 के 6 फैक्टर को इस तरीका से कर देना। रिलेशन पहले लिखना, उसके बाद में लैंग्वेज बाद में लिखना, एग्जांपल को सबसे नीचे लिख देना। ऐसे नहीं कि पहले एग्जांपल से कर दी शुरुआत आप लोग, नहीं ऐसे मत करना। पहले रिलेशन लिख देना, रिलेशन के नीचे फिर थ्योरी, फिर उसको एक्सप्लेन कर देना एग्जांपल लेके, वो क्लियर हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है ना। अरे मैंने बताया आपको स्प्लाइटिंग लिखते वक्त भी लिखने का तरीका बताया था। पहले हमने किससे शुरुआत की थी, डायग्राम से शुरुआत की थी। अरे भैया अगर डायग्राम ही सही है तो फिर सामने वाले को पता है कि डायग्राम ही अगर बच्चे का सही है तो लैंग्वेज में वही तो लिखेगा जो डायग्राम है यार। इसलिए मैंने हेडिंग लगाई थी, अष्टफल के संकुलों में डी कच्छों का विभाजन, चतुष्फल के संकुलों में डी कच्छों का विभाजन, वर्गाकार समतली संकुलों में डी कच्छों का विभाजन या स्प्लाइटिंग जो भी है, ठीक है ना। तो आपको पता पहले हमने डायग्राम दिया था, उसके नीचे थ्योरी लिखी थी, क्योंकि डायग्राम सही तो थ्योरी भी सही। बस ये चीज होती है, ये लिखने के तरीके होते हैं, क्योंकि आपको पता है हम सामने वाले को कोई भी चांस नहीं देंगे कि वो नंबर काटे। हम तो यही चाहते कि हमारे सब्जेक्ट में बराबर मतलब पूरे के पूरे नंबर आए, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका सीखो किस तरीका से हम लिखते हैं। बाकी का आप लोग जानते हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, देखो ये आप जानते हो राइटिंग, आप देखो जितना अच्छी सुंदर राइटिंग में चीजों को लिखते हो और सामने वाले उतना ही अच्छा इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है आपकी चीजों से, ठीक है ना। तो कोशिश करना एग्जाम में जो चीज रिप्रेजेंट करो ना आप लोग, उसको थोड़ी राइटिंग बनाकर लिखना, ठीक है ना। राइटिंग में लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। बाकी के तो आप सब समझदार हो ही हो, क्योंकि 2 साल पढ़ चुके हो आप लोग, BSc फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास, BSc सेकंड ईयर का एक्सपीरियंस है और अब BSc फाइनल ईयर में आ गए, तो सब कुछ आप लोगों को पता है कि किस तरीका से लिखना, कितने लिखते हैं जब जाकर हम लोगों के नंबर आते हैं, ठीक है। बाकी की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल बिंदास होकर ज्वाइन कर लेना, आराम से बड़ी अच्छी तरीका से सिलेबस करवा दूंगा। क्योंकि आप लोग जानते हो कि अगर सितंबर में आपने ज्वाइन नहीं किया तो अक्टूबर में आना है, अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में आना है, नवंबर में नहीं तो दिसंबर में आना है। जब आपको एक न एक दिन आना ही है तो पहले से ही कर दो शुरुआत, जो बाद में प्रेशर ना पड़े, ठीक है ना भाई। आज आ जाओ तब भी आपको फीस देनी, और अगर लेट आओ तब भी फीस देनी आप लोगों को। और मार्केट तो आप लोगों ने देख लिया, मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसके बजाय तो फिर करना ही मत, मार्केट आप लोगों ने देख लिया, उल्टा जो याद है ना वो बचा कुछ और भूल जाओगे आप लोग। एक चीज और बता देता हूं, या मार्केट में देख रहे हो तुम लोग, जो तुम्हें याद है ना अगर इधर उधर भटके ना तो बच्चा कुछ और भूल जाओगे आप लोग। ये आप लोग देख लेना, क्लासों को देख लेना, मार्केट में काफी लोगों की क्लास चली, आराम से देख लेना। जो दिमाग में थोड़ी बहुत नॉलेज आई है ना वो और निकल जाएगी, ठीक है ना। और ये कैसे है कैसे उनके एक बार लेक्चर देख लेना, अपने आप आपको पता लग जाएगा क्या कंडीशन हो रही है, ठीक है ना। इसलिए आज आना तो आना और कल आना तो आना। तो इसलिए आप जब मैं ऐप चालू कर दूं तो बिल्कुल बिंदास होकर जुड़ जाओ, जल्दी सिलेबस करवा के रिवीजन करवा के और बस बिंदास आराम से अपनी सब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले सिलेबस करवा दूंगा, आप उस चीज की बिल्कुल टेंशन मत करो। और वैसे भी आप लोग जानते हो क्योंकि आप लोग मेरे से ऑफलाइन क्लासों में पढ़े हो, ऑफलाइन क्लासों में पढ़े तो फिर टेंशन किस बात की। जो नए स्टूडेंट हैं वो आराम से बिंदास होकर जुड़ो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वीडियो को आप क्या कर दोगे, लाइक कर दोगे, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिए वो सबने, ठीक है ना, और सभी फ्रेंडों में शेयर कर देना। अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसकी थ्योरी लिखवानी है। देखो सुनो मेरी बात, अगले जो 13वें नंबर का लेक्चर आएगा तो जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी पूरी थ्योरी लिखवा दूंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 13 में, ठीक है ना। अपना ख्याल रखना।